गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु थर्ड चैप्टर जो है ये स्टार्ट करते हैं। दूसरा लेसन पूरा हो गया पिछली वीडियो के अंदर। परमाणु और अणु को जानने के लिए सबसे पहले इसमें हम परमाणु का अध्ययन करेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु जो होता है ये क्या होता है, किसका बना होता है, इससे पदार्थ कैसे बने होते हैं, इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सुनिएगा कि जो परमाणु होता है ये क्या होता है। तो यदि आप किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, उसको जैसे जैसे हम तोड़ते जाएंगे तो लास्ट के अंदर एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी आप वस्तु देख रहे हैं, जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो लोहे की वस्तु हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो दो भागों में विभाजित नहीं होते। उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है वो किसकी बनी हुई है, परमाणुओं की बनी हुई है। उसमें छोटे छोटे कण उपस्थित हैं जिससे उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, और जिससे वस्तु जो है, पदार्थ है, वो बना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं दो भागों में तोड़ता जाऊँ और तो तोड़ता जाऊँगा। इस एक मार्कर से मैंने पहले दो ये बनाया, इसको फिर तोड़ूंगा, ये बनेगा, इसको फिर तोड़ूंगा, ऐसा बनेगा, इसको फिर तोड़ूंगा, लास्ट में जाके क्या होगा, हमें कण प्राप्त होगा जिसे दो भागों में मैं विभाजित नहीं कर पाऊंगा। वही क्या होगा, परमाणु होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी परमाणु के बारे में। सुनिएगा, एटम बोल देते हैं परमाणु को। सबसे पहले एक भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद जो थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो द्रव्य होता है, पदार्थ को द्रव्य बोल रहे हैं, ये एक ही बात है, पदार्थ बोल दो या द्रव्य बोल दो। इन्होंने कहा जो द्रव्य होता है वो दो द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम किसी पदार्थ को या द्रव्य को अगर तोड़ते जाएंगे, विभाजित करते जाएंगे, यदि किसी द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे तो अंत में एक अविभाजित कण प्राप्त होगा। यानी कि इन्होंने कहा, महर्षि कनाद ने, जो एक भारतीय दार्शनिक थे, कि जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसको विभाजित करते जाएंगे, यानी उसे तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में अविभाजित कण, अविभाजित का मतलब जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा कण क्या होगा, हमें प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। जिसे क्या नाम दिया इन्होंने, परमाणु नाम दिया। ये हमने बात की महर्षि कनाद की। महर्षि कनाद के बाद में एक अन्य भारतीय दार्शनिक आए जिनका नाम था प्रकुधा काव्यम, जिनका नाम था प्रकुधा कात्याम। प्रकुधा कात्याम जो थे, ये महर्षि कनाद के समर्थक थे। महर्षि कनाद की जो बातें थी, इनका इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने कहा कि वास्तव में जो द्रव्य होता है उसको अगर विभाजित करते जाएंगे तो अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जो क्या होगा, अविभाज्य होगा। अविभाज्य मतलब जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो ये हमने दो दार्शनिकों की बात की, महर्षि कनाद और प्रकुधा कात्याम। इसके बाद में क्या हुआ, दो ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम था डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, डेमोक्रेटिस तथा
ल्यूसिफस, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिफस जो थे ग्रीक दार्शनिक थे, और इन्होंने भी यही बात की कि जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया? एटम। एटम कहा यानी कि परमाणु कहा, परमाणु को ही हम क्या कह देते हैं? एटम कह देते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिस और ल्यूसिफस का भी ये मानना था कि जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो उसको विभाजित करते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसके दो भाग नहीं किए जा सकते। उसे हमने क्या नाम दिया? एटम नाम या परमाणु नाम दिया। यानी कि जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सभी किसके बने होते हैं? परमाणु के बने होते हैं। आगे सुनिएगा कि परमाणु के बारे में और स्पष्टीकरण देते हुए या और रासायनिक संयोजन जो है, रासायनिक संयोजन का मतलब कि किस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं वो जुड़े होते हैं विभिन्न प्रकार के कणों द्वारा। तो रासायनिक संयोजन के बारे में दो महत्वपूर्ण नियम है, दो महत्वपूर्ण नियम जो किसने दिए थे? लेवाशिये ने दिए थे। किसने दिए थे? लेवाशिये ने। और इस लेवाशिये ने जो दो महत्वपूर्ण नियम दिए, इन नियमों की हम चर्चा करेंगे। लेवाशिये ने जो नियम दिए उनमें से एक तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनके एक साथी भी थे जिनका नाम था प्राउस्ट। प्राउस्ट जो थे, इन्होंने प्रयोग किए थे, प्रयोग के आधार पर इन नियमों का स्पष्टीकरण दिया था। तो लेवाशिये और उनके सहयोगी जो प्राउस्ट थे, इन्होंने पहला जो नियम दिया वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी जो अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें दो पदार्थों को, विभिन्न पदार्थों को मिलाने पर एक बनता है या एक पदार्थ से दो जो भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं H2 + O2 को मिलाता हूँ और H2O बनता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही इसे बनाया जा सकता है या इसका सर्जन किया जा सकता है, या इसका सर्जन किया जा सकता है। यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो न तो नष्ट होता है, न ही वो नया बनता है या उसको बनाया जा सकता है, वो जितना है उतना ही सुरक्षित रहता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूँ, जो अभिकारक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का जो द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? H2O का। यानी कि इनमें जो तत्व होते हैं उपस्थित, उनका जो द्रव्यमान होता है वो सुरक्षित रहता है। सुरक्षित का मतलब होता है न तो वो नष्ट होता है, न ही उसे बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिएगा, ये हमने बात की द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। द्रव्यमान जो है न तो नष्ट हो सकता है, न ही बनाया जा सकता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये अभिक्रिया हुई तो इनका जो द्रव्यमान है पदार्थों का, वो H2O2 का जो द्रव्यमान है वो कम हो गया या फिर इनका द्रव्यमान जो है वो बढ़ गया। इनका द्रव्यमान वही रहेगा H2O में भी जो यहाँ पे उनका द्रव्यमान था। H2 का जो द्रव्यमान था, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान था, वही इसमें भी रहेगा, न तो नष्ट होगा न ही नया बनेगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है पदार्थों का वो सुरक्षित रहता है, न तो वो नष्ट होता है, न ही उसे नया बनाया जा सकता है। ये बात की लेवाशिये और प्राउस्ट ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। दूसरा जो नियम इन्होंने दिया वो दूसरा नियम ये था, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? लेवाशिये और प्राउस्ट ने इसके बारे में ये बताया कि जो विभिन्न जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ या तत्व जो हम बोल दें,
उन पदार्थों में जो तत्व होते हैं वो स्थिर अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात का मतलब एक निश्चित अनुपात में होते हैं और वो जब भी वैसा बनेगा तो उसी अनुपात में रहेगा। जैसे कि सुनिएगा, H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का जो जुड़ने का अनुपात है वो हमेशा यही रहेगा। और ये जो अनुपात होता है वो होता है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो 1:8 में जुड़े होते हैं। यानी कि चाहे जल कोई भी बनाए, चाहे ये किसी भी अभिक्रिया में बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जो जुड़े होंगे इसके अंदर वो किस में, एक निश्चित अनुपात 1:8 में ही जुड़े होंगे। अगर मान लीजिए इसका निर्माण किसी भी प्रक्रिया से हो, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया में अगर जल बन रहा है तो उस जल का जो अनुपात होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने का वो 1:8 ही होगा। मान लीजिए अगर जल जो है इसकी सांद्रता जो है वो 9 ग्राम है तो इसमें 1 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा। यानी कि एक निश्चित अनुपात 1:8 में ही ये जुड़े होंगे। अगली बात करें, जैसे कि मान लीजिए NH3 लेता हूं मैं, तो NH3 जो अमोनिया है इसमें भी जो N और H का जो अनुपात है, ये N और H नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 14:3 रहता है। कितना रहता है? 14:3। यानी नाइट्रोजन जो है ये तो 14 अनुपात के रूप में रहेगी और हाइड्रोजन जो है ये 3 भाग के रूप में इसमें विद्यमान होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब भी संयोग होगा अमोनिया बनेगा, और अमोनिया किसी भी प्रक्रिया से बनो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। निश्चित अनुपात का मतलब है कि ये एक जो निश्चित इकाई के रूप में रहेंगे उसी में हमेशा रहेंगे। ये नहीं कि NH3 जो है अगर किसी दूसरी प्रक्रिया में बनेंगे तो इनका अनुपात चेंज हो जाएगा। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो पदार्थ होता है उसके अंदर जो तत्व होते हैं, उसके जो अवयव होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही जुड़े होते हैं। ये बात लेवाशी और प्राउस्ट द्वारा की गई। लेकिन इन जो नियम हैं इनको समझाने का जो तरीका है या कैसे इनको उपयोग में लेंगे इन नियमों को, ये अभी तक किसी ने नहीं किया था। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डॉल्टन। डॉल्टन ने इन नियमों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया और परमाणु के बारे में भी उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। डॉल्टन ने परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया जिसके अंदर उन्होंने इन दोनों नियमों का भी पालन किया। इन दोनों नियमों के बारे में भी बताया कि ये नियम जो होते हैं किस प्रकार से जो परमाणु होते हैं उसके ऊपर ये परमाणु जो है वो इन दोनों नियमों के अनुसार कैसे पदार्थ में व्यवस्थित होते हैं। तो परमाणु सिद्धांत के अंदर डॉल्टन ने कुछ बातें बताई, उन बातों को समझते हैं। पहली जो बात बताई, आप अब तक ये समझ चुके हैं कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का जो अविभाज्य होता है। इसने ये कहा डॉल्टन ने पहली बात कि जितने भी द्रव्य होते हैं, यानी सभी द्रव्य यहाँ पे मैं पदार्थ को बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सभी जो द्रव्य होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ है, चाहे वो लकड़ी का बना हो, चाहे वो लोहे का बना हो, चाहे वो धातु का हो, अधातु का हो, चाहे कोई भी प्रकार का पदार्थ हो, उसमें परमाणु पाए जाएंगे और परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनेगा, वो पदार्थ बनेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जो परमाणु होते हैं जिनसे ये बने होते हैं सभी द्रव्य, यही परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग कौन लेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है और H2O बना, तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु
ऑक्सीजन के परमाणु क्या करेंगे, भाग लेंगे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु होते हैं यही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। हाइड्रोजन किसका बना है, परमाणु का बना है, ऑक्सीजन भी किसका बना है, परमाणु का। ये परमाणु आपस में किसका निर्माण करते हैं, जुड़ के संयोग से जल के परमाणुओं का निर्माण करते हैं। यानी इसमें भी क्या होते हैं, परमाणु। यानी जितने भी पदार्थ हैं वो सभी किसके बने हुए हैं, परमाणु के। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी, कि जो परमाणु होता है ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। यानी कि इसको दो भागों में या अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सब अविभाज्य होता है, विभाजित नहीं हो सकता। सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण होता है। तीसरी अगर बात करें तो डाल्टन ने ये कहा कि जो पदार्थ होता है, तत्व जो होता है, इस तत्व में जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी परमाणु क्या होते हैं, समान। समान का मतलब इनका जो द्रव्यमान होता है सभी परमाणुओं का, वो क्या होता है, समान होता है। एक तत्व, यानी कि मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इस हाइड्रोजन के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सभी परमाणु आपस में क्या है, समान है। वो द्रव्यमान में समान है, समझ में आ गया। द्रव्यमान जो है सभी परमाणुओं का समान है। मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन परमाणु की, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु है वो सभी परमाणु द्रव्यमान में क्या है, समान है। उन सभी का द्रव्यमान क्या है, एक समान है, एक जैसा है। नाइट्रोजन की बात कर लो आप, या अदर कार्बन की बात कर लो, हीलियम की बात कर लो, लिथियम की बात कर लो, आप कोई भी तत्व ले लीजिए, उस तत्व के अंदर जो परमाणु है, नाइट्रोजन की बात कर लीजिए आप, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, मतलब जो भी तत्व, ये तो यौगिक हो गया, जो भी आप तत्व लेंगे उस तत्व या पदार्थ के अंदर जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। परंतु इन्होंने ये कहा, अगली बात नेक्स्ट, कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान क्या होंगे, अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होंगे, उनका जो द्रव्यमान होगा वो अलग अलग होगा। इन्होंने ये कहा, जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो सभी समान है द्रव्यमान में, ठीक है। ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो आपस में द्रव्यमान में समान है, ये भी बात ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं ये आपस में द्रव्यमान में समान है, तो ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो आपस में क्या नहीं होंगे, द्रव्यमान उनका समान नहीं होगा। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हमने 4 बातें पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ये कहा, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता दूं, परीक्षा के लायक है, अच्छा प्रश्न बनता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को समझाइए या लिखिए। नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु परस्पर एक छोटी एकापूर्ण संख्या के रूप में जुड़े होते हैं। भिन्न भिन्न, मैं लिख देता हूं एक बार, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में योग कर यौगिक बनाते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को समझा रहा है ये। स्थिर अनुपात का नियम क्या था कि एक यौगिक के अंदर जो तत्व होंगे
वो एक निश्चित अनुपात में होंगे, एक पूर्ण संख्या के अनुपात के रूप में होंगे। यानी कि ये जो संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी थी, 1:8, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी कि जो दो भिन्न भिन्न तत्व होंगे, ये दोनों भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में योग करके किसका योग निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे हाइड्रोजन जो है इसका 1 परमाणु, ऑक्सीजन जो है इसका 8 परमाणु आपस में संयोग करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा, और ये इनका अनुपात हो जाएगा 1:8। यानी कि स्थिर अनुपात के नियम की सही व्याख्या किसने की है, डाल्टन ने कहा कि दो जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित पूर्ण संख्या के रूप में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। आगे अगली बात करते हैं। नेक्स्ट बात इन्होंने ये कही कि जो यौगिक होता है, इस यौगिक में जो परमाणु होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं ये इनकी जो संख्या होती है, सापेक्ष संख्या व प्रकार जो होता है ये निश्चित होता है। डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक में जितने भी परमाणु होंगे, वो जो परमाणु होंगे उनका जो प्रकार होगा, जिस प्रकार के वो परमाणु होंगे वो निश्चित होगा। मतलब कि एक यौगिक में एक ही प्रकार के, एक निश्चित प्रकार के क्या पाए जाएंगे, परमाणु पाए जाएंगे। उसी प्रकार जो उनकी संख्या होगी वो भी क्या होगी, परमाणुओं की निश्चित सापेक्ष होगी। मतलब उनको बता सकते हैं कि इस परमाणु जो है इनकी संख्या कितनी है, ये हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित मतलब देख सकते हैं। तो जो संख्या होगी वो भी सापेक्ष होगी, और जो प्रकार होगा उन परमाणुओं को किस प्रकार के हैं, कि आकार है, वो भी क्या होता है, उनका निश्चित होता है। तो ये डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के 6 बिंदु हमने पढ़े। 6 बिंदु इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 इजी भी हैं। कहने का तात्पर्य इतना अभी तक यही है कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ बने होते हैं। यानी विभिन्न पदार्थों के अंदर विभिन्न पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जो अविभाज्य कण होता है।